वरना दूसरा तरीका तो खैर है ही। घ आरक्षण है। ड़ में मैं पोज इसलिए ले रहा हूं कि आप सोच लें, पहले आप खुद ही बता दें उस आंसर को, इसलिए। ड़ में जानते हैं आप कार्यकाल है। च में क्या है? योग्यता है। छ में शक्तियां हैं। ज में वित्तीय शक्तियां और करारोपण है। झ में वित्तीय शक्तियों के बाद वित्त आयोग है, राज्य वित्त आयोग। य में लेखा संपरीक्षा है। फिर ट में निर्वाचन आयोग है। ठ में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में इसका, संघ शासित क्षेत्रों में इसका लागू होना है। ड में कुछ क्षेत्रों में इसका लागू ना होना है। ढ में पूर्व प्रचलित विधियों और संस्थाओं का बने रहना। और अण में न्यायालय के हस्तक्षेप का निषेध। ये 16 आर्टिकल्स हमने बात की थी। शायद आपको याद हो ही गए होंगे, नहीं हुए हैं तो इस तरीके से थोड़ी आप फिर से कोशिश करें, उम्मीद करता हूं कि याद हो जाएंगे आपको। हम आगे बढ़ते हैं, पंचायती राज की इस व्यवस्था को समझते हैं। अगर आपको आर्टिकल अभी भी याद नहीं हुए हैं तो अब याद हो जाएंगे आपके, क्योंकि एक एक आर्टिकल हम पढ़ेंगे, आपके दिमाग में पिक्चराइजेशन उसका हो जाएगा। कोशिश आपको करनी पड़ेगी। आर्टिकल 243 कैसे शुरू करते हैं? सबसे पहले ग्राम सभा से शुरू करते हैं। ग्राम सभा में क्या क्या है, कैसे कैसे है, क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, किसे कहते हैं ग्राम सभा? आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 243 के। ग्राम सभा के लिए कहा गया है कि ग्राम सभा में कौन शामिल होंगे? प्रत्येक पंचायत की ग्राम पंचायत जो होगी उसमें एक ग्राम सभा होगी। और ग्राम सभा में कौन सदस्य होंगे, किससे मिलकर बनेगी? कि तो उस ग्राम पंचायत जो है, उस ग्राम पंचायत के सभी मतदाताओं से मिलकर एक ग्राम सभा बनेगी। मतलब ग्राम सभा के सदस्य कौन होंगे? उस ग्राम पंचायत के समस्त मतदाता, समस्त निवासी नहीं। निवासी में तो 18 से पहले वाले सदस्य लोग भी शामिल हो जाते हैं, 18 से कम उम्र के लोग भी शामिल हो जाते हैं। सभी लोगों के बजाय मतदाता की बात करें आप, उस ग्राम पंचायत के समस्त मतदाता वो ग्राम सभा के सदस्य होंगे। तो उसके सदस्य कौन होंगे? ग्राम पंचायत के समस्त मतदाता। एक बात तो ये ध्यान रखनी है। फिर दूसरी बात, इसकी बैठकें होंगी, और बैठकों के लिए कहा गया कि 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा 2 बैठकों के बीच। हमारे यहाँ राजस्थान सरकार में एक नियम बना के तय कर दिया कि 4 बैठकें होंगी। ये राजस्थान में तय किया है, सभी राज्यों में ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। और चारों बैठकें कौन कौन सी? पहली बैठक कर दी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन। दूसरी कर दी 1 मई मजदूर दिवस के दिन। तीसरी कर दी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन। और चौथी कर दी 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस या गांधी जयंती के दिन। फिर कहा कि ये जो बैठकें होंगी, इन बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? तो अध्यक्षता के लिए कहा गया कि इसकी अध्यक्षता सरपंच करेगा। अच्छा, अगर सरपंच ना हो तो कौन करेगा? अगर सरपंच नहीं है तो उप सरपंच करेगा। अच्छा, अगर उप सरपंच भी नहीं है तो कौन करेगा? तो यहां विशेष तौर पर ध्यान रखिए, एक बार एक प्रश्न ऐसा पूछा भी गया है। तो ऐसी स्थिति में वो ग्राम सभा उस बैठक की अध्यक्षता के लिए किसी व्यक्ति को चुन लेगी, और वो व्यक्ति जो उस बैठक की अध्यक्षता के लिए चुना गया है ग्राम सभा के द्वारा, वो ग्राम सभा द्वारा चुना हुआ व्यक्ति उस बैठक की अध्यक्षता कर लेगा। ठीक है, ये ध्यान रखें आप। सरपंच करेगा अध्यक्षता, उसकी अनुपस्थिति में उप सरपंच, और उसकी अनुपस्थिति में ये स्थिति है। ग्राम सभा काम क्या करेगी, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसकी गणपूर्ति कितनी होगी ये समझ लें आप पहले तो। मतलब गणपूर्ति का मतलब आवश्यक संख्या उस बैठक को में कोई भी काम करने के लिए, उस बैठक को होने के लिए न्यूनतम जो संख्या है वो 1/10 है। 1/10 सदस्य उस ग्राम पंचायत के जितने मतदाता है टोटल जितने, उसके 1/10 सदस्य जब शामिल हो जाएंगे उसमें, तो ग्राम सभा की बैठक शुरू हो जाएगी। तब तक वो बैठक हो ही नहीं सकती। 1/10 उसकी गणपूर्ति है, कोरम है।
काम क्या करती है ग्राम सभा, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखें, चूंकि सभी गांव के लोग मतदाता इसमें शामिल हैं, तो सभी लोग शामिल हैं, इसका मतलब गांव में क्या विकास होना है, कैसे विकास होना है, उसकी योजना निर्माण करना वो ग्राम सभा करती है कि किस तरीके से आगे ग्राम पंचायत को कौन कौन से काम करने चाहिए। तो उस ग्राम पंचायत की विकास योजनाओं का निर्माण करना, एक रूपरेखा तैयार करना, एक प्लानिंग करना, वो ग्राम सभा करती है। फिर पिछली बैठक में जो निर्णय लिए गए थे उससे लेकर अब तक ग्राम पंचायत ने क्या क्या काम किए, वो उनका मूल्यांकन करना। तो एक तरीके से योजना निर्माण करके ग्राम पंचायत को देती है ग्राम सभा, सभी गांव के लोग उसमें शामिल हैं, तो वो बैठ के इस बारे में निर्णय लेते हैं। अब चूंकि कार्यपालिका के रूप में ग्राम पंचायत काम करती है, सरपंच और पंच जिसमें शामिल है, तो वो उस दिशा में फिर उस बैठक के बाद क्रियान्वयन का कार्य करते हैं। तो ग्राम सभा एक तरीके से गांव के विकास योजनाओं का निर्माण करती है, जिसमें सभी लोगों की चूंकि सहभागिता है, तो उसमें एक मत सभी हो जाते हैं। ये इस तरीके से एक तरीके से गांव में एक संसद का रूप है। सभी गांव के लोग चूंकि इसमें शामिल हैं, तो ग्रामीण संसद इसको कह सकते हैं आप, ग्राम सभा को। ठीक है, इस तरीके से ग्राम सभा की 4 बैठकें राजस्थान में 4 दिन तय कर दिए हैं, ये आप जानते हैं। चले आगे देखें, ग्राम सभा के बाद दूसरा बिंदु, और दूसरा बिंदु है आर्टिकल 243 ख की बात करें तो 3 स्तर होंगे, ये बात आर्टिकल 243 ख में कही गई। और 243 ख कहता है कि 3 स्तर होंगे। पहला स्तर होगा ग्राम स्तर, दूसरा स्तर होगा खंड स्तर, और तीसरा स्तर होगा जिला स्तर। 3 स्तर होंगे, ठीक है। अब ग्राम स्तर जो होगा, उस ग्राम स्तर पर कौन सी संस्था होगी, तो कहा गया इसमें ग्राम पंचायत होगी। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद। ये 3 होंगी संस्थाएं। एक ऑप्शन, इसमें एक प्रावधान और किया गया है, कहा गया है कि जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख या उससे कम है, जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, ऐसे राज्यों में बीच वाला स्तर नहीं होगा, केवल 2 स्तर होंगे, ग्राम स्तर और जिला स्तर। ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है, उन राज्यों में खंड स्तर नहीं होगा, मध्यवर्ती स्तर नहीं होगा, पंचायत समिति नहीं होगी, वहां ग्राम पंचायत होगी और जिला परिषद होगी। बस ये खास बात ध्यान रखें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगला बिंदु हम देखते हैं, वो है संगठन या संरचना। संरचना आर्टिकल 243 या गठन एक ही बात है। ये पहली बात तो आर्टिकल 243 ये कहता है कि पंचायतों के गठन के संबंध में, पंचायतों की संरचना के संबंध में किसी भी प्रकार की विधि बनाने की जो शक्ति है, वो विधि बनाने की शक्ति, किसी प्रक्रिया के निर्धारण की शक्ति, वो विधानमंडल को प्राप्त है। चूंकि पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, तो इस बारे में कोई भी विधि बनाएगी वो विधानमंडल बनाएगी, वो इस बारे में उसके गठन से संबंधित आवश्यक परिवर्तन कर सकते हैं। इसका मतलब हर राज्य में पंचायतों की संरचना संबंधी बात एक जैसी हुई जरूरी नहीं है। अलग अलग राज्य विधानमंडल है, वो विधि बनाकर, अलग अलग विधि बनाकर उनमें विभिन्नता कर सकता है। चलिए फिर आर्टिकल 243 ये कहता है कि प्रत्येक पंचायत, अब पंचायत का मतलब तीनों है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। पंचायत का मतलब तीनों आ गए इसमें। तो प्रत्येक पंचायत है, उसमें जो सदस्य संख्या है उसका निर्धारण भी राज्य विधानमंडल विधि बना के कर देगा, वो तो उसके दायरे में आ गया। वो जनसंख्या के बेस पे, समान जनसंख्या के आधार पे उसमें सदस्य संख्या का निर्धारण किया जाएगा, उतने वार्डों में बांटा जाएगा उस पंचायत को, समान जनसंख्या के बेस पे। तो चाहे ग्राम पंचायत है, उसमें कितने वार्ड पंच होंगे, तो कितने वार्ड होंगे ये तय किया गया, समान, हर वार्ड की जनसंख्या लगभग बराबर हो। फिर पंचायत समिति में कितने वार्ड हों,
तो प्रत्येक पंचायत समिति के प्रत्येक वार्डों की समान जनसंख्या के आधार पर बांट दिया। जिला परिषद में कितने सदस्य हैं, तो जितने सदस्य हैं उतने सदस्य के बेस पे उतने वार्ड बना दिए। हर वार्ड से एक सदस्य चुन के आता है। तो ग्राम पंचायत में भी वार्ड से एक सदस्य, पंचायत समिति में बड़ा वार्ड हो जाएगा उसका। जैसे मैं उदाहरण दूं आपको, जैसे मान लीजिए ये एक गांव है। अब इस एक गांव में अगर 9 वार्ड हैं, तो 9 वार्ड इस तरीके से बांट दिए, 1 वार्ड, 2 वार्ड, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये गांव के 9 वार्ड हो गए। अब पंचायत समिति तो बड़ी होती है, एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें हैं, तो एक पंचायत समिति मान लीजिए इतनी बड़ी हो गई। मान लीजिए एक पंचायत समिति में इस तरीके से 6 ग्राम पंचायतें हैं, मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे। तो ये एक गांव, ये दूसरा गांव, ये तीसरा गांव, ये चौथा गांव, ये पांचवा गांव, ये छठा गांव, और हर गांव इस तरीके से वार्डों में बंटा हुआ है। समझ रहे हैं आप? अब इस पंचायत समिति के सदस्य संख्या जितनी भी है, मान लीजिए ज्यादा हो जाती है पंचायत समिति में, पंचायतों की जो ग्राम पंचायतों की संख्या ज्यादा हो सकती है, जितनी भी 15, 20, 25, 30 जितनी भी मान लीजिए ज्यादा हो जाती है। ये एक पंचायत समिति हो गई मान लीजिए, जिसमें ग्राम पंचायत कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 15 हो गई। समझ रहे हैं आप? अब इस ग्राम पंचायत में मान लीजिए सदस्य संख्या है वो जितनी भी है, 15 है या 16 है या 17 है, जितनी भी है, इसमें 30 है, तो वो 1.5 ग्राम पंचायत मिलके एक ब्लॉक बन जाएगा, जो भी जैसे भी। जिला है तो वो एक पंचायत समिति, तो जिला और बड़ा हो जाएगा, जिसमें 5-6 ग्राम, जितनी भी पंचायत समितियां उसमें जो भी है। जैसे सीकर जिले की अगर हम बात करें, तो सीकर जिले में एक गांव है, उसमें वार्ड आ गए। अब सीकर जिले में तो 8, अभी तो 9 बल्कि ज्यादा हो गई, अभी अजीतगढ़ नया बन गया, कई पंचायतें और ग्राम पंचायतें और बन गई, तो वो मिल के वो अलग अलग ग्राम पंचायतें बन गई, पूरे सीकर जिले की एक जिला परिषद बन गई। इस तरीके से ये अलग अलग है। वो संरचना कैसे होगी, वो जैसे मान लीजिए सीकर जिले में 39 सदस्य हैं, सीकर जिला परिषद में 39 सदस्य हैं, तो पूरे सीकर जिले को कितने वार्डों में बांटना पड़ेगा, 39 वार्डों में बांटना पड़ेगा। जिला परिषद के 39 वार्ड होंगे। समझ रहे हैं आप? किसी एक पंचायत समिति के जितने सदस्य हैं, उस पंचायत समिति को उतने वार्डों में बांटना पड़ेगा। पंचायत समिति के वार्ड वो अलग हो गए, और हर वार्ड से एक सदस्य चुन के आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये संरचना इस तरीके से की जाएगी कि सभी वार्डों में लगभग समान जनसंख्या हो। ये समान जनसंख्या के आधार पर वार्डों का परिसीमन किया जाएगा। समान जनसंख्या के आधार पर वार्डों का परिसीमन ये राज्य निर्वाचन आयोग कर देगा। और ऐसा जो परिसीमन किया जाएगा, इसको किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये खास बात ध्यान रखें। फिर कहा गया कि जो सदस्यों का जो निर्वाचन होगा, कहा गया जब पंचायतों में सदस्यों का निर्वाचन, पंचायत का मतलब तीनों आ गए, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, तीनों सदस्यों का निर्वाचन तीनों में ही क्या होगा, प्रत्यक्ष रूप से होगा। ये खास बात ध्यान रखिए, चाहे ग्राम पंचायत का मतलब वार्ड पंच हो, चाहे पंचायत समिति के सदस्य हो, चाहे जिला परिषद के सदस्य हो, सबके चुनाव वो प्रत्यक्ष होते हैं। फिर बात कही गई कि जो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन वो कैसे होगा, ये खास बात ध्यान रखना। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा? आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि ये तो प्रत्यक्ष होगा, ये कहा गया है संविधान में, जबकि ऐसा नहीं है। संविधान कहता है कि ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा, जैसा विधानमंडल विधि बनाकर तय करेगी। जैसा विधानमंडल तय करेगा वैसे होगा। और राजस्थान में विधानमंडल ने तय कर दिया कि ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष का चुनाव मतलब सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष होगा। इसका मतलब हर राज्य में सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष हो ऐसा जरूरी नहीं है। राजस्थान में प्रत्यक्ष है, लेकिन विधानमंडल की मर्जी पे है। अगर किसी राज्य में विधानमंडल ने विधि बनाकर सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष कर रखा है तो वहां अप्रत्यक्ष है, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग हो सकता है। यहां फिर ध्यान रखें, पंचायत समिति और जिला परिषद उसके अध्यक्ष का चुनाव ये कैसे होगा, तो इसमें कहा गया ये अनिवार्यतः अप्रत्यक्ष होगा। इसमें अप्रत्यक्ष लिखा गया, तो इसका मतलब हर राज्य में, चाहे कोई सा भी राज्य है, वहां प्रधान के चुनाव और जिला प्रमुख के चुनाव अप्रत्यक्ष ही होंगे।
इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमारे यहाँ इस पंचायती राज में आर्टिकल भाग 9 में वो कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो कैसे हैं, वो ऐच्छिक हैं, और कुछ प्रावधान वो अनिवार्य हैं। तो ये तो अनिवार्य प्रावधान हो गया, मतलब हर राज्य में अप्रत्यक्ष ही होंगे। लेकिन वो सारे प्रावधान ऐच्छिक हैं जो कि विधानमंडल की इच्छा पे छोड़े गए हैं। तो अलग अलग राज्यों के विधानमंडल द्वारा अलग अलग विधि बनाकर उनको ऐच्छिक रूप से अलग अलग किया जा सकता है। तो वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकते हैं वो प्रावधान। तो जैसे पंचायत समिति और जिला परिषद का अध्यक्ष है, उसका चुनाव अप्रत्यक्ष होगा पूरे देश में, क्योंकि संविधान में लिखा गया है। जबकि यहाँ कहा गया ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव विधानमंडल विधि बनाकर तय करेगा। तो ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है। फिर कहा गया कि उपाध्यक्ष के चुनाव हैं, जो पंचायतों के उपाध्यक्ष के चुनाव हैं, वो अनिवार्यतः अप्रत्यक्ष ही होंगे, चाहे वो ग्राम पंचायत का हो, चाहे पंचायत समिति का हो, चाहे जिला परिषद का हो। उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा। इसका मतलब ये भी अनिवार्य प्रावधान है, ऐसे ही लागू होगा। फिर कहा गया कि राज्य विधानमंडल विधि बनाकर पदेन सदस्यों का प्रावधान कर सकती है, लेकिन ये पदेन सदस्य होंगे कि नहीं होंगे, इसका निर्धारण कौन करेगा? ये विधानमंडल तय करेगा। विधानमंडल विधि बनाकर पदेन सदस्यों का प्रावधान कर सकती है। ये कर सकती है, इसके लिए क्या कहा गया? इसके लिए कहा गया कि अगर विधानमंडल ऐसा तय करती है तो वो क्या कर सकती है कि पंचायत समिति में, ग्राम पंचायत में तो पदेन सदस्यों के प्रावधान किया नहीं गया। पंचायत समिति के लिए कहा गया कि जो जितने भी सरपंच होंगे किसी पंचायत समिति के अधीन, जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, उसके अध्यक्ष मतलब सरपंच, वो सरपंच किसके सदस्य होंगे? वो पंचायत समिति के पदेन सदस्य, उन्हें विधानमंडल विधि बनाकर बना सकता है। समझ रहे हैं आप? तो पंचायत समिति में सरपंच उसके पदेन सदस्य बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा कहा गया कि जो प्रधान है, मतलब पंचायत समिति के जो अध्यक्ष हैं, उन्हें विधानमंडल विधि बनाकर जिला परिषद का पदेन सदस्य बना सकता है। एक जिले में जितनी भी पंचायतें हैं, उनके प्रधान वो जिला परिषद के पदेन सदस्य बनाए जा सकते हैं। फिर इसके अलावा कहा गया कि जो लोकसभा मतलब एमपी और एमएलए, एमपी की बजाय ये ध्यान रखें, एमपी तो क्या लोकसभा राज्यसभा दोनों के ही एमपी होते हैं। यहां लोकसभा और विधानसभा, ये ध्यान रखना, लोकसभा और विधानसभा के सदस्य उस पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्य बनाए जा सकते हैं जो जिस पंचायत समिति और जिला परिषद के का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके सदस्य, इन्हें पदेन सदस्य बनाया जा सकता है, लोकसभा के सदस्य को और विधानसभा के सदस्य को। फिर कहा गया राज्यसभा और विधान परिषद, इनके सदस्यों को भी उस पंचायत समिति और जिला परिषद का सदस्य बनाया जा सकता है जिस पंचायत समिति या जिला परिषद के क्षेत्र के वो मतदाता हैं। ये ध्यान रखना आप। इसमें तो कहा गया जिसका वो प्रतिनिधित्व करते हैं, और इसके लिए कहा गया जिनके वो मतदाता हैं, क्योंकि राज्यसभा का सदस्य किसी एक क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। जैसे राजस्थान में 10 सदस्य हैं राज्यसभा के, तो वो 10 सदस्य कहां से का प्रतिनिधित्व करते हैं जरूरी थोड़ी ना है, पता ही नहीं, वो तो पूरे राजस्थान का ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और फिर राजस्थान में राज्यसभा का यदि कोई सदस्य है, वो तो हो सकता है कि हरियाणा का रहने वाला हो, उड़ीसा का रहने वाला हो, राज्यों की कोई वो तो है ही नहीं ना कि राजस्थान का ही निवासी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो मान लीजिए कि राजस्थान में, मान लीजिए मनमोहन सिंह वर्तमान में राजस्थान में राज्यसभा के सदस्य हैं, राजस्थान से हैं वो, तो मनमोहन सिंह कौन सी पंचायत समिति या जिला परिषद के सदस्य होंगे? तो असम में जिस क्षेत्र के वो रहने वाले हैं, जहां की वोटर लिस्ट में उनका नाम है, उस पंचायत समिति या जिला परिषद के वो सदस्य होंगे। ठीक है, चाहे वो कहीं के से भी राज्यसभा के सदस्य हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। तो जहां के वो मतदाता हैं, वहां के वो पंचायत समिति और जिला परिषद के पदेन सदस्य बनाए जा सकते हैं। ये विधानमंडल विधि बनाकर तय कर सकता है। तो इस तरीके से ये पदेन सदस्यों का प्रावधान किया गया कि राज्य विधानमंडल विधि बनाकर तय करेगा। तो ये संरचना संबंधी प्रावधान है। फिर देखिए आरक्षण संबंधी प्रावधान। आरक्षण में देखें आर्टिकल 243 है, और आर्टिकल 243 घ कहता है कि
आरक्षण जो होगा वो एससी पंचायतों में एससी, एसटी और महिलाओं, इनको आरक्षण दिया जाएगा। यह आर्टिकल 243 कहता है। तो एससी, एसटी और महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया जाएगा, ये आर्टिकल 243 ने कहा। अच्छा, ओबीसी का आरक्षण है कि नहीं है बताइए आप। तो देखिए, ओबीसी का ध्यान रखिए, इसी आर्टिकल में कहा गया है कि विधानमंडल विधि बनाकर ओबीसी का आरक्षण दे सकता है। इसका मतलब हर राज्य में पंचायतों में ओबीसी को आरक्षण मिला हो ऐसा जरूरी नहीं है। जिन राज्यों की विधानसभाओं ने, विधानमंडलों ने विधि बनाकर उन्हें ओबीसी को पंचायतों में आरक्षण प्रदान किया वहां मिलेगा, जहां नहीं किया वहां नहीं मिलेगा। लेकिन हर राज्य में एससी, एसटी और महिलाओं को तो पंचायतों में आरक्षण दिया ही जाएगा। तो ये अनिवार्य प्रावधान हुआ, ये इच्छित प्रावधान हुआ। समझ रहे हैं आप। फिर कहा गया कि आरक्षण होगा वो दो तरीके का होगा। एससी, एसटी का जो आरक्षण होगा वो दो तरीके का होगा। महिलाओं के आरक्षण की बात करते हैं। पहले एससी, एसटी के आरक्षण की बात कर लेते हैं। एससी और एसटी का आरक्षण वो दो तरीके का होगा। पहला जो आरक्षण होगा वो होगा स्थानों का आरक्षण, रिजर्वेशन ऑन सीट्स, सीट पर आरक्षण। स्थान का मतलब सदस्य, ये समझना आप। सदस्य जितने भी होंगे ना किसी पंचायत में, चाहे ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, चाहे पंचायत समिति के सदस्य हैं, चाहे जिला परिषद के सदस्य हैं, उन सदस्यों में कितने सदस्य एससी, एसटी के होंगे ये तय करना। और दूसरा प्रावधान है वो है पदों पर आरक्षण। ये बिंदु थोड़ा सा टेढ़ा है बहुत सीधा सा वैसे तो, लेकिन टेढ़ा लगता है। ये अध्यक्ष पद के लिए, दोनों में फर्क इतना ही है। ये तो सदस्यों के लिए, जैसे मान लीजिए ग्राम पंचायत में मान लीजिए 10 सदस्य हैं, 11 सदस्य हैं किसी ग्राम पंचायत में, तो उन 11 वार्ड पंचों में कितने वार्ड पंच एससी के होंगे, कितने वार्ड पंच एसटी के होंगे, ये तो ये तय करेगा। और अध्यक्ष पद तो एक ही होता है, तो अध्यक्ष पद एससी का होगा कि एसटी का होगा, या महिला होगी, कैसा होगा, किस हिसाब से होगा, ये प्रावधान ये तय करता है। तो ये तो अध्यक्ष पद पर आरक्षण की बात करता है, ये सदस्यों के आरक्षण की बात करता है। दोनों एक ही प्रावधान से क्यों नहीं हुए उसकी बात हम आगे करते हैं। ये कहा गया है कि स्थानों का आरक्षण तो क्या होगा, तो ये प्रत्येक पंचायत में, जो प्रत्येक पंचायत है, अब पंचायत में पंचायत, ग्राम पंचायत भी आ गई, पंचायत समिति भी आ गई और जिला परिषद भी आ गई, तीनों में समझ लीजिए आप। प्रत्येक पंचायत की जनसंख्या में, की टोटल जनसंख्या जितनी भी है प्रत्येक पंचायत की, उसमें एससी, एसटी की जनसंख्या के अनुपात में, एससी, एसटी की जनसंख्या का अनुपात, उस अनुपात में सीटों का आरक्षण उन्हें प्रदान किया जाएगा। मान लीजिए किसी ग्राम पंचायत की सदस्य संख्या 15 है, 15 वार्ड पंच है वहां पे। अब उन 15 में एससी के कितने होंगे, एसटी के कितने होंगे, तो उस ग्राम पंचायत की टोटल जनसंख्या में मान लीजिए एससी की जनसंख्या वो मान लीजिए 20% है, मान लीजिए, या 30% मान लीजिए, और एसटी की जनसंख्या मान लीजिए 20% है। तो यदि टोटल जनसंख्या में, उस गांव की जनसंख्या में एससी की जनसंख्या मान लीजिए कि 40% तो खैर नहीं होती है, ज्यादा हो जाती है, मान लीजिए एक बार 40% है, एसटी की जनसंख्या मान लीजिए 20% है, हालांकि होती नहीं है इतनी, खैर थोड़ा वैसे ही बता देता हूँ। फिर एससी की जनसंख्या 20% है, एसटी की जनसंख्या मान लीजिए 10% है या 7% है, ये मान लीजिए इतनी है। तो ऐसी स्थिति में यदि वहां की टोटल सीटें 15 है, तो एससी की सीटें कितनी होगी, 3 होगी, उसकी 20% होगी। फिर 20% यदि है तो सीट भी 20% होंगी, तो 15 की 20% 3 हो गई। मान लीजिए एसटी की जनसंख्या 7% है, तो कितनी हुई सीटें, सीटें फिर 1 हो गई, 15 में से 7% 1 हो जाएगी फिर, ठीक है। तो जितनी जनसंख्या, टोटल जनसंख्या है, उसमें एससी एसटी की जनसंख्या के अनुपात में हो जाएगी। इसी तरीके से ग्राम पंचायत समिति में, टोटल पंचायत समिति में किसी, या जिला परिषद की बात करें तो जिला परिषद की टोटल सीटें जितनी भी है, मान लीजिए सीकर जिले की जैसे जिला परिषद की सदस्य संख्या 39 है, मान लीजिए एससी की जनसंख्या वहां पे मान लीजिए 10% है और एसटी की जनसंख्या मान लीजिए 5% है, एक बार मान लीजिए आप, तो 10% यदि है तो एससी की सीटें फिर 4 हो जाएगी,
सीकर जिला परिषद में, और एसटी की जनसंख्या 5% है, तो एसटी की जनसंख्या के अकॉर्डिंग सीट भी 2 रह जाएगी इनकी। समझ रहे आप? तो टोटल जनसंख्या में एससी एसटी की जनसंख्या के अनुपात में उनको सीटों का आरक्षण प्रदान किया जाएगा। एक बात तो ये तो स्थानों के आरक्षण की बात है, इसमें कोई समस्या नहीं है। अध्यक्ष पद है वो किसका बने, एससी का बने कि एसटी का बने, या महिला बने, क्या बने? ये प्रावधान असल में ये सिद्धांत उस पर लागू क्यों नहीं होता है वो समझना आप। मान लीजिए मैं कहूं कि प्रत्येक पंचायत की जनसंख्या के अनुपात में एससी की जनसंख्या में एससी एसटी के जनसंख्या के अनुपात में उन्हें आरक्षण प्राप्त होगा। अब अध्यक्ष तो एक ही होता है, सरपंच तो एक ही होता है, या पंचायत समिति का जो प्रधान है वो एक ही होता है, या जिला प्रमुख तो एक ही होता है। समझ रहे हैं आप? मान लीजिए सीकर जिले में अभी हमने बात की कि 10% एससी है और एसटी 5% है। मान लीजिए सदस्यों के लिए हमने कह दिया एससी के सदस्य 10% होंगे, मतलब 4 होंगे, 10% हमने कर लिया। 39 सदस्य थे तो हमने कह दिया 4, एसटी के सदस्य 2, 5% 2। अध्यक्ष तो जिला प्रमुख तो एक ही होता है। मैं कहूं कि एससी का जनसंख्या 10% है तो अध्यक्ष 10% तो एससी का हो जाएगा और 5% एसटी का हो जाएगा, तो अध्यक्ष है ही एक ही। अब आदमी एक ही है तो एससी का 10% कैसे होगा एक आदमी, 5% एसटी का कैसे होगा? ऐसा तो नहीं कि उसके हाथ एससी के हो जाए और सिर उसका एसटी का हो जाए, ऐसा तो होगा नहीं। आदमी तो एक ही है, या तो पूरा ही एसटी का होगा, या वो पूरा ही एससी का होगा, या फिर पूरा ही जनरल होगा, या पूरी महिला। अच्छा, महिलाओं को हमने 50% दिया था अभी, तो देखना अगर हम कह दें कि 50% महिलाओं का आरक्षण है तो अध्यक्ष तो आधा महिला आधा पुरुष करोगे क्या आप? कि चलिए ऊपर ऊपर से पुरुष रख लेते, नीचे नीचे से महिला रख लेते, ऐसा तो होगा नहीं। एक व्यक्ति यदि है तो या तो पूरी महिला होगी वो, या पूरा पुरुष होगा, या पूरा एससी का हो गया, पूरा एसटी का हो गया, पूरा ओबीसी का होगा, जो भी होगा। तो ये सिद्धांत वहां पे लागू नहीं हो सकता। इसके लिए हमने दूसरा सिद्धांत पदों पर आरक्षण की बात की। इसके लिए तो हमने कहां की जनसंख्या को मानक माना था? पंचायत की जनसंख्या को। तो हमने इसके लिए क्या मान लिया कि पूरे राज्य की जनसंख्या में, यहां हमने मानक किसको माना? राज्य की जनसंख्या को। एससी एसटी की जनसंख्या के अनुपात में, एससी एसटी की जनसंख्या के अनुपात में उन्हें सीटों का आरक्षण प्रदान किया जाएगा। मान लीजिए राजस्थान की कुल जनसंख्या में एससी की जनसंख्या मान लीजिए 15% है और एसटी की जनसंख्या मान लीजिए 7% है। समझना आप एक बात, मान लीजिए टोटल जिले कितने हैं? हमारे यहाँ 33 जिले हैं। समझना आप एक बात, 33 जिले मतलब जिला प्रमुख कितने बनेंगे? 33 बनेंगे। समझ रहे हैं? 33 जिलों में से 15% जिला प्रमुख हैं, वो तो बनेंगे एससी के, क्योंकि यहाँ राज्य की जनसंख्या है। हमने आधार किसको मान लिया? राज्य की जनसंख्या को, जबकि हमने यहाँ पंचायत की जनसंख्या को आधार माना था। ठीक है, तो राज्य की जनसंख्या में एससी की जनसंख्या 15% है। अब 15% है, इसका मतलब पूरे 33 जिलों के जिला प्रमुखों में से कितने परसेंट एससी के जिला प्रमुख बनेंगे? 15% बनेंगे। सीधे सीधे तौर पे कह दिया है, 15% जिला प्रमुख एससी के बनेंगे और 7% जिला प्रमुख किसके बनेंगे? वो एसटी के बनेंगे। मान लीजिए इसी तरीके से मान लीजिए ग्राम पंचायतें हमारे यहाँ लगभग 10,000 है। देखना आप, अगर 10,000 ग्राम पंचायतें मतलब सरपंच 10,000 ही तो है, तो अध्यक्ष पद के लिए ये तो लागू होगा ये सिद्धांत। तो अध्यक्ष सरपंच 10,000 है तो कितने एससी के बनेंगे? तो 15% एससी के जनसंख्या है तो 15% का कितना हो गया? 1500 सरपंच है वो किसके बनेंगे? एससी के बनेंगे, और 700 सरपंच है वो एसटी के बनेंगे। सीधे तौर पे है, सीधी सीधी बात है, मोटी मोटी गणित। समझ पा रहे हैं आप? इस तरीके से अध्यक्ष पद के लिए। अब कौन कौन से गांव में सरपंच एससी का बनेगा और कौन कौन से गांव में एसटी का बनेगा, कौन से जिला परिषद का अध्यक्ष एससी का बनेगा, कौन से जिला परिषद का अध्यक्ष एसटी का बनेगा, कौन सा सामान्य रहेगा, ये असल में रोटेशन से तय होगा। आरक्षण की संपूर्ण प्रणाली, एससी एसटी की, महिला की, जो भी आरक्षण की प्रणाली चक्रानुक्रम पद्धति से बदलेगी। हर 5 साल से बदल जाएगी, रोटेट हो जाएगी। रोटेट का मतलब यदि इस साल इस गांव का सरपंच एससी के पुरुष के लिए थी, तो अगली बार हो सकता है इस गांव के सरपंच पद की जो सीट है वो एसटी की महिला किया जाए या जनरल की महिला किया जाए।
जो भी आ सकती है, तो वो रोटेट होती रहेगी। इसलिए हम कहते हैं ना, हमारे गांव के सरपंच को अब की बार सरपंच एससी का है, एससी की महिला को मिली सीट। ऐसा होता कि नहीं होता? अब की बार हमारे यहाँ जनरल की सीट आई है, या जनरल की महिला की सीट आई है, तो ये हो सकता है ऐसा। तो रोटेशन है ऊपर, हर 5 साल से रोटेशन से ये होगा। फिर आरक्षण में महिलाओं की अगर हम बात करें, अच्छा इसमें एक बात और समझना आप, एससी एसटी को जो जनसंख्या के अनुपात में दिया गया, वह महिलाओं के लिए कहा गया कि एससी एसटी की महिलाओं की बात भी हम चलिए महिलाओं में आगे कर लेते हैं। महिलाओं का जो आरक्षण है वो बड़ा थोड़ा सा मामला इसका आपकी समझ से थोड़ा सा बाहर है। अब आप समझ जाएंगे उसको, अब तक शायद आपने इसको समझा नहीं था। अगर मैं आपसे पूछूं, देखिए पूछ ही लेता हूं मैं, चलिए, कि महिलाओं को आरक्षण कितना है पंचायतों में, तो आपके एक जैसे जवाब नहीं होंगे। कुछ बच्चे कहेंगे कि आरक्षण जो महिलाओं का है वो 33% है या 1/3 है। 33% कह दें, 1/3 कह दें, एक ही बात है। कुछ बच्चे कहेंगे 1/3 है, कुछ बच्चे कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, 50% है। बताइए, हाथ खड़े कीजिए आप। अच्छा, हाथ तो क्या कैसे खड़े करेंगे, मुझे पता भी कैसे चलेगा। कितने बच्चे ऐसे हैं जो 1/3 का समर्थन करते हैं? मैं समझता हूं आप में से कई बच्चे 1/3 का समर्थन करते हैं। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जो 50% का समर्थन करते हैं? मैं समझता हूं आप में से ज्यादातर बच्चे 50% का समर्थन करते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे ये मानते हैं कि 1/3 था लेकिन अभी 50 कर दिया है, बढ़ा दिया है इसको, इसलिए अभी 1/3 नहीं है, अभी 50 है। देखिए, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए है कि हमने इसको थोड़ा सा ढंग से नहीं समझा है। महिलाओं के आरक्षण के लिए पंचायतों के लिए आर्टिकल 243 कहता है कि महिलाओं को पंचायतों में कम से कम 1/3 आरक्षण प्राप्त होगा, 1/3 सीटों पर और पदों पर, सीटों पर भी और पदों पर भी, मतलब सदस्यता पर भी और अध्यक्ष पद पर भी, दोनों पर 1/3, कम से कम 1/3 सीटों का आरक्षण प्राप्त होगा। तो अब जो लोग यहां का समर्थन कर रहे थे वो खुश हो गए। हम तो कह रहे थे कि 1/3 की बात लिखी गई है। अभी मैंने पूछा ना, आप में से जिसने कहा ना ये, वो खुश हो रहे हैं, लेकिन खुश होने की जरूरत नहीं है। आपने ये नहीं बोला, इसलिए आपका उत्तर गलत है। 1/3 नहीं, कम से कम 1/3। कम से कम 1/3 का मतलब 1/3 से कम नहीं हो सकता, और कम से कम 1/3 का एक मतलब ये होता है कि 1/3 से ज्यादा हो सकता है। हो सकता है का मतलब कौन कर सकता है? विधानमंडल कर सकता है। तो विधानमंडल विधि बनाकर 1/3 से कम नहीं होगा, इसका मतलब है 1/3 से ज्यादा हो सकता है। और करेगा कौन? ये विधानमंडल विधि बनाकर इसकी संख्या 1/3 से ज्यादा कर सकता है। राजस्थान सरकार ने, मध्य प्रदेश ने सबसे पहले 2008 में 1/3 से बढ़ाकर महिलाओं की का प्रतिनिधित्व इसमें, आरक्षण इसमें 50% कर दिया। राजस्थान ने 2009 में इसमें संशोधन, राजस्थान ने पंचायत राज अधिनियम में संशोधन करके महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो 50% कर दिया। तो हर राज्य में महिलाओं के लिए 50% सीटें पंचायती राज में हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये भी ऐच्छिक प्रावधान होगा। 1/3 से कम नहीं होगा, ये अनिवार्य है, लेकिन 1/3 से ज्यादा कोई राज्य विधानमंडल करे तो वो ऐसा कर सकता है, ये ध्यान रखना है आपको। कोर्ट में भी चुनौती दी थी, कोर्ट ने कहा कि 1/3 से कम नहीं कर सकते, ज्यादा कर सकते, कोई इशू नहीं, चलेगा। तो महिलाओं को राजस्थान में 50% सीटें हैं पंचायती राज में, ये ठीक है, लेकिन संविधान में कहा गया कम से कम 1/3। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने योग्य बिंदु है। अच्छा, महिलाओं के लिए ये भी आरक्षण में आरक्षण देने की बात कही गई है। कहा गया कि एससी और एसटी की सीटें जितनी भी हैं, जितनी भी आरक्षित सीटें एससी एसटी की हैं, तो उन एससी एसटी की आरक्षित सीटों में भी कम से कम 1/3 सीटें उसी वर्ग की महिलाओं को लिए आरक्षित होगी। जैसे एससी के लिए मान लीजिए 15 सीटें आरक्षित है, मान लीजिए 15 सीटें आरक्षित है, तो उन 15 सीटों में कम से कम 5 सीटें उसी एससी की महिलाओं की होगी। इन 15 में से 10 पर ही पुरुष हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 5 पर तो महिला, उसी एससी की महिला होगी। तो एससी को आरक्षण और एससी की महिलाओं को उसी में आरक्षण में आरक्षण हुआ। इसी तरीके से एसटी के लिए भी यही है। तो एससी एसटी वर्ग को, या ओबीसी अगर किसी राज्य में दिया गया है तो ओबीसी के लिए भी वही बात है, 1/3 सीटें, कम से कम 1/3 सीटें उसी वर्ग की महिलाओं के लिए रिजर्व होगी, ये बात कही गई है। ठीक है। फिर कहा गया ये आरक्षण चक्रानुक्रम पद्धति से बदलेगा।
चक्रानुक्रम पद्धति, हर 5 साल से चक्रानुक्रम होगा, रोटेशन होगा। चक्रानुक्रम अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो रोटेशन तो आप समझते ही हैं, हमारी इंग्लिश कुछ ज्यादा बेहतर है हिंदी की तुलना में, तो रोटेशन तो आप समझते ही। हाँ चलिए आगे देखें। आरक्षण के बाद अगला बिंदु कार्यकाल। कार्यकाल अनुच्छेद 243 अड़। कार्यकाल के लिए कहा गया पंचायतों का कार्यकाल पहली बैठक से 5 वर्ष। कहां से? पहली बैठक से, ये चुनाव से नहीं है, पहली बैठक से, ये ध्यान रखना है। फिर कहा गया है कि किसी सदस्य की उस समय से पहले यदि मृत्यु हो गई, उसने त्याग पत्र दे दिया, किसी भी वजह से कोई स्थान रिक्त हुआ, तो ऐसी स्थिति में उसकी पद रिक्ति की तिथि से 6 माह की अवधि में नए निर्वाचन होने जरूरी है। पद रिक्ति की दशा में 6 माह के अंदर नए चुनाव होंगे और इस तरीके से जो नया चुन के आएगा वो शेष कार्यकाल के लिए पद पर रहेगा, शेष कार्यकाल के लिए पद पर रहेगा। फिर इसके अलावा कहा गया कि यदि कार्यकाल समाप्त हुआ, पूरी पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने में 6 ही महीने शेष है, तो फिर चुनाव नहीं होंगे, फिर एक साथ चुनाव हो जाएंगे, तब तक वो सीट खाली रह सकती है। फिर यहां पे कहा गया कि राज्य विधानमंडल विधि बनाकर उस पंचायत के विघटन की बात के प्रावधान भी कर सकती है। विधानमंडल के पास पावर है ऐसा। राजस्थान में अविश्वास प्रस्ताव, उसके कहा गया अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है और वो विधानमंडल विधि बनाकर इसके लिए तय करेगा। अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध? पंचायत के विरुद्ध। ध्यान रखें, अविश्वास प्रस्ताव आता है वो केवल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के विरुद्ध आता है। केवल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटा सकते हैं, सदस्यों के विरुद्ध कभी अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता है पंचायतों में। राजस्थान में क्या प्रावधान है? पहले तो इजी से थे, अभी थोड़े कठिन कर दिए गए कि ऐसा प्रावधान, ऐसा प्रस्ताव वो कम से कम 1/3 सदस्यों की सहमति से ही ऐसा प्रस्ताव लाया जा सकता है। प्रस्ताव लाने के लिए चाहिए 1/3 सदस्यों का समर्थन। तो मान लीजिए किसी ग्राम पंचायत में टोटल सदस्य 15 है, तो कम से कम 5 सदस्य यदि कहेंगे कि ऐसा प्रस्ताव लाया जाए तो ही लाया जा सकता है। 1/3 सदस्यों का द्वारा ऐसा प्रस्ताव लाया जाता है, 1/3 सदस्यों का समर्थन चाहिए। फिर प्रस्ताव लाया गया, नियत तिथि तय की गई, उस दिन यदि जो टोटल सदस्य हैं उनके 2/3 नहीं है बल्कि 3/4 है, 3/4 बहुमत से यदि प्रस्ताव पारित हुआ तो क्या हो जाएगा? ये अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जिसके विरुद्ध भी लाया गया है वो पद से हट जाएगा। इस प्रस्ताव को पारित होने के लिए बहुमत कौन सा चाहिए? 3/4, सबसे कठिन बहुमत। राष्ट्रपति के विरुद्ध भी 2/3 ही है केवल, सरपंच को हटाने के लिए 3/4 बहुमत चाहिए। ध्यान रखना आप, बहुत कठिन है, कठिन प्रावधान कर दिए गए। और ये प्रावधान भी यही नहीं रोके गए, बल्कि कहा गया कि ऐसा प्रस्ताव भी, ये जैसे पहला साल 1 साल, ये 2 साल, ये 3 साल, ये 4 साल और ये 5 साल, कहा गया कि पहले 2 साल में ऐसा प्रावधान, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता और अंतिम वर्ष में भी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। एक बार यदि ऐसा प्रस्ताव यहां ले आए तो, और यदि ये असफल हो गया, यदि ये पारित नहीं हुआ, तो अगले 1 साल तक फिर ऐसा प्रस्ताव नहीं ला सकते। समझ रहे हैं आप? इसका मतलब 5 साल की इस कार्यकाल में अविश्वास प्रस्ताव अधिकतम 2 बार ही आ सकता है। कुछ भी कर ले, अधिकतम 2 बार आ सकता है, ये ध्यान रखें। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले 2 साल में नहीं ला सकते, अंतिम साल में नहीं ला सकते, यदि एक बार लाए वो असफल रहा तो फिर दोबारा 1 साल तक नहीं ला सकते। मतलब बड़ा कठिन कर दिया अविश्वास प्रस्ताव को। ठीक है, तो अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को हटाना पंचायतों में बड़ा मुश्किल है। थोड़ा सा हटा तो सकते हैं लेकिन प्रक्रिया थोड़ी सी टेढ़ी है। ये टेढ़ी इसलिए की ताकि किसी प्रकार के गतिरोध ज्यादा ना हो, गुटिया राजनीति, जो स्थानीय राजनीति, गुटबाजी जो स्थानीय स्तर पे विभिन्न प्रकार से चलती है, वो बहुत ज्यादा वो हावी ना हो, इसलिए ये प्रावधान थोड़े से किए गए। चलिए कार्यकाल के बाद देखें, हम बात करते हैं योग्यता की।
पंचायतों का चुनाव लड़ने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? अनुच्छेद 243 च कहता है, पहली योग्यता तो ये कि वह भारत का नागरिक हो, दूसरी योग्यता ये कि वह कम से कम 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और तीसरी योग्यता ये कि वे समस्त योग्यताएं जो विधानमंडल विधि बनाकर निर्धारित करे। और अलग अलग राज्यों के विधानमंडल ने विधियां बनाकर अलग अलग योग्यताएं इसके लिए विभिन्न प्रकार की तय की हैं। जैसे राजस्थान में बात करें तो एजुकेशन, शिक्षा से संबंधित जो एक शर्त लागू की गई थी। फिर पिछले दिनों शौचालय से संबंधित भी एक शर्त लागू की गई थी कि शौचालय होना चाहिए। एक जो शर्त पहले से लागू थी, काफी पहले से, वो संतान संबंधी थी कि 2 से ज्यादा यदि किसी व्यक्ति की संतान है तो वो व्यक्ति पंचायतों के चुनाव नहीं लड़ सकता, प्रतिबंधित होगा, वो चुनाव नहीं लड़ सकता, अयोग्य होगा। 1996 की एक डेट है। 1996 के बाद यदि किसी व्यक्ति के 2 संतान हैं तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है पंचायतों के। हालांकि वो एमएलए और एमपी के चुनाव लड़ सकता है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, पंचायतों के चुनाव के लिए। तो ये योग्यता हुई। फिर योग्यता के बाद देखिए आगे हम बात करें शक्तियों की। अनुच्छेद 243 6, और ये कहता है कि पंचायतों को उन समस्त विषयों पर विधि बनाने की, उन पर निर्णय लेने की, उनकी क्रियान्विति करने की, उन नीतियों को अपनाने की, फॉलो करने की, लागू करने की शक्ति प्राप्त होगी जो 11वीं अनुसूची में जो 29 विषय दिए गए हैं, उन 29 विषयों में से ऐसे समस्त विषयों पर पंचायतों को विधि बनाने की और उन्हें क्रियान्वित करने की, लागू करने की शक्ति प्राप्त होगी जो विषय विधानमंडल विधि बनाकर उन्हें सौंपे। खास बात ध्यान रखना, सभी 29 विषयों पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति नहीं है, निर्णय लेने की शक्ति नहीं है। उन 29 विषयों में से केवल ऐसे विषय, केवल वे विषय जो विधानमंडल वो विधि बनाकर किसे सौंपे, वो पंचायतों को सौंपे। केवल वे विषय जो विधानमंडल विधि बनाकर सौंपेगा, केवल उन विषयों पर विधि बनाने की शक्ति पंचायतों को होगी। ये ध्यान रखना, सभी 29 पे नहीं है। यदि विधानमंडल सारे 29 विषयों को सौंप देता है तो 29 पे हो जाएगी, यदि केवल 2 सौंपता है तो केवल 2 पर रहेगी। इसका मतलब अलग अलग राज्यों में पंचायतों को जो शक्तियां प्राप्त है वो अलग अलग है। किसी राज्य ने कितने विषय दे दिए, किसी राज्य ने कितने विषय दे दिए, ये विधानमंडल तय करेगा। समझ पा रहे हैं आप? तो 29 विषय तो हैं 11वीं अनुसूची में, लेकिन पंचायतों को कितने प्राप्त है वो विधानमंडल तय करेगा, कितने देने हैं विधानमंडल तय करेगा। चलिए शक्तियों के बाद में देखिए वित्तीय शक्तियां या करारोपण। कर लगाने की पावर पंचायतों को होगी। कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 243 जय। और आर्टिकल 243 जय कहता है कि 11वीं अनुसूची में जो 29 विषय हैं, इनमें से वे समस्त विषय जो कर लगाने से संबंधित है, टैक्स लगाने से संबंधित है, आय के अर्जन से संबंधित है, वो उन समस्त करारोपण के जितने भी प्रावधान हैं जो 11वीं अनुसूची में है, उन करारोपण के उन समस्त प्रावधानों के समस्त जो विषय हैं, उन समस्त विषयों पर कर लगाने और कर एकत्र करने की पावर होगी पंचायतों को, जो विषय विधानमंडल विधि बनाकर पंचायतों को सौंपे। मान लीजिए कर लगाने की पावर जितनी भी है 29 विषयों में से, मान लीजिए जो भी है 8-10 जितने भी है, उन 10 प्रकार के कर लगाने की इसमें दे दी गई मान लीजिए, लेकिन किसी राज्य के विधानमंडल ने केवल 2 कर लगाने की पावर पंचायतों को सौंपी, तो पंचायतें केवल उन 2 मामलों पर कर लगा सकती है, 2 प्रकार के कर लगा सकती है। ठीक है, किसी राज्य ने 6 प्रकार की सौंपी तो पंचायतें 6 प्रकार के कर लगा देगी और उन करों को लागू भी कर सकती है। तो किसी राज्य की पंचायतें वो कितने प्रकार के कर लगा सकती है और उन्हें संग्रहित कर सकती है, एकत्र कर सकती है, ये तय विधानमंडल करेगा। अलग अलग राज्यों में इसका मतलब ये प्रावधान अलग अलग हो सकता है। चलिए राज्य वित्त आयोग की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 243 जय।
और आर्टिकल 243 ज क्या कहता है? ये कहता है कि राज्य वित्त आयोग प्रत्येक राज्य में पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की सिफारिश करने के लिए राज्यपाल प्रति 5 वर्ष से एक राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। कितने वर्षों से करेगा? प्रति 5 वर्ष से करेगा। और किस लिए करेगा? पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की सिफारिश करने के लिए। समझ रहे हैं आप? तो हमारे यहाँ राज्यपाल ने प्रति 5 वर्ष से पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की सिफारिश करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया। पहला जो राज्य वित्त आयोग आया वो केंद्र में वित्त आयोग है ना, वो आर्टिकल 280 है, वो केंद्र राज्य संबंधों में है। केंद्र राज्यों के बीच में वित्तीय बंटवारा करता है। ये उससे अलग है, ये उसकी शाखा नहीं है, ध्यान रखना। राज्य वित्त आयोग, पहला राज्य वित्त आयोग ये आता है 1995 से 2000 और इसके अध्यक्ष कौन थे? कृष्ण कुमार गोयल, के गोयल। शायद आपको याद होंगे सारे, फिर भी मैं लिख देता हूं, लिखवा देता हूं। दूसरा वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, ये 2000 से लेकर 2005 और इसके अध्यक्ष कौन थे? हीरालाल देवपुरा। तीसरा वित्त आयोग, तीसरा वित्त आयोग 2005 से लेकर 2010 तक और इसके अध्यक्ष माणिक चंद सुराणा। चौथा वित्त आयोग, और चौथा वित्त आयोग 2010 से 2015, इसके अध्यक्ष बी.डी. कल्ला। फिर पांचवा वित्त आयोग, और पांचवा वित्त आयोग 2015 से 2020, इसके अध्यक्ष कौन? इसके अध्यक्ष ज्योति किरण। इसके बाद में ये वित्त आयोग के बाद अगर हम बात करें आगे की, तो देखें आगे हम बढ़ते हैं लेखा संपरीक्षा। लेखा संपरीक्षा का मतलब ऑडिट, सीधा सीधा मतलब इसका ऑडिट से समझिए आप। छोटा सा प्रावधान है कि राज्य विधानमंडल विधि जैसे तय करेगा उस तरीके से पंचायतों में लेखा संपरीक्षा के प्रावधान किए जाएंगे, लेकिन ये वो प्रक्रिया वो सारी तय कौन करेगा? विधानमंडल विधि बनाकर तय करेगा। फिर अगला एक बिंदु है वो है राज्य निर्वाचन आयोग या राज्य चुनाव आयोग, और इसके प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 243 तय में। और आर्टिकल 243 तय क्या कहता है? आर्टिकल 243 तय कहता है कि प्रत्येक राज्य में पंचायतों का चुनाव कराने के लिए एक राज्य चुनाव आयोग होगा। राज्य चुनाव आयोग केंद्रीय चुनाव आयोग की शाखा नहीं होती, उसके अधीन नहीं होता। राज्य चुनाव आयोग केवल पंचायतों के चुनाव कराता है, नगर पालिकाओं के भी कराता है। वो 74वें संविधान संशोधन में उसमें इसी के लिए कह दिया गया। तो पंचायतों के और नगर पालिकाओं के चुनाव कराता है राज्य चुनाव आयोग। इसमें केवल एक ही सदस्य होता है, ये एक सदस्यीय होता है, और इसको क्या कहते हैं? राज्य चुनाव आयुक्त। ये एक सदस्य है, ये इसका सदस्य है, ये इसका अध्यक्ष है, तो इसे राज्य निर्वाचन या राज्य चुनाव आयुक्त कहते हैं। ध्यान रखना है आपको। इसका कार्यकाल, इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। नियुक्ति इसके राज्यपाल करेगा। इसका कार्यकाल कितना है? तो कार्यकाल इसका 5 वर्ष की अवधि
या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। तब तक रहेगा। 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तब तक रहेगा, जो भी पहले हो तब तक। इस अवधि से, इस समय से पहले भी इसे पद से हटाया जा सकता है। और इसे पद से हटाने की प्रोसेस क्या होगी? तो इसे पद से हटाने के लिए कहा गया, इससे पद से उसी प्रकार से हटाया जा सकता है जैसे हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। और हाईकोर्ट के न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है? इसके लिए बस इतना कहा गया इस संविधान में, जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा संसद के समावेदन पर। ध्यान रखना आप, हाईकोर्ट के न्यायाधीश को वैसे ही हटाया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। और कैसे हटाया जाता है? संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति द्वारा। तो बहुत विशेष बात ध्यान रखें आप, राज्य निर्वाचन आयुक्त या राज्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त तो राष्ट्रपति राज्यपाल करेगा, लेकिन राज्यपाल उसे हटा नहीं सकता। उसे हटाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। और राष्ट्रपति भी इसे संसद के समावेदन पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को संसद के समावेदन पर हटाते हैं, प्रक्रिया संसद में चलेगी और राष्ट्रपति हटाएगा। हालांकि ये बात अलग है कि राज्यपाल उसे निलंबित कर सकता है, निलंबित तो कर सकता है लेकिन हटा नहीं सकता। ये ध्यान रखना आप, विशेष बात है। अब तक हमारे यहाँ जो राज्य निर्वाचन आयुक्त आए हैं, चुनाव आयुक्त आए हैं, पहले अमर सिंह राठौड़, दूसरे नेकराम भसीन, राज्य चुनाव आयुक्त की बात है। तीसरे आए इंद्रजीत सिंह खन्ना, चौथे आए अशोक कुमार पांडे, पांचवे आए राम लोभाया, छठे आए वो आए प्रेम सिंह मेहरा, PS मेहरा। ये अब तक के राज्य निर्वाचन आयुक्तों की बात है, राज्य चुनाव आयुक्तों की बात है, राजस्थान से रिलेटेड है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख लें। आपके नोट्स में ये आपको सारी बातें मिल जाएंगी, सारे मामले मिल जाएंगे। फिर देखें संघ शासित क्षेत्रों में इसका लागू होना। ये भाग है इसका, संघ राज्य क्षेत्रों में, संघ शासित क्षेत्रों में इसका लागू होना। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 243 है। और आर्टिकल 243 कहता है कि ये प्रावधान जो है 9वां भाग 9 है, वो सभी संघ शासित क्षेत्रों में लागू होगा। संघ शासित क्षेत्र मतलब जितने भी यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनमें प्रावधान लागू होंगे, ये कहा गया है। हालांकि ध्यान रखें कि कहीं ऐसा नहीं कहा गया है कि दिल्ली में लागू नहीं होगा, कहा गया सब जगह लागू होगा। हालांकि फिर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा दिल्ली को इससे अलग रखा गया कि दिल्ली में ये प्रावधान वो लागू नहीं होंगे। दिल्ली में ये प्रावधान वर्तमान में लागू नहीं है, ध्यान रखें। लेकिन संविधान में नहीं कहा गया, राष्ट्रपति आदेश द्वारा ऐसा किया गया है। चलिए, इसके बाद देखें कुछ क्षेत्रों में इसका लागू ना होना। कुछ क्षेत्रों में इसका लागू न होना, ये आर्टिकल 243 डे। तो इसमें 3-4 प्रावधान है। पहला प्रावधान तो देखें, नाम याद रख लें राज्यों के, कहां कहां लागू नहीं है। नागालैंड में लागू नहीं है, बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। मेघालय में लागू नहीं है और मिजोरम में लागू नहीं है। 3 तो ये राज्य है जहां पे लागू नहीं है। दूसरा, मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में, जहां पर्वतीय परिषद है ना, वहां पे लागू नहीं है। तीसरा, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में, जहां गोरखा परिषद है। और चौथा, अनुसूचित एवं मैं लिख देता हूं पूरा ही, जनजाति क्षेत्रों में।
जनजातीय क्षेत्रों में ये प्रावधान लागू नहीं होंगे। ये 4 बिंदु खासतौर से बनाए गए। चौथे बिंदु के लिए कहा गया कि संसद विधि बनाकर, ध्यान रखना यहां पावर किसको दिया गया है, संसद को है। संसद क्या कर सकती है, विधि बनाकर। विधि बनाकर का मतलब संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा उसको, विधि का मतलब सामान्य विधि। संसद विधि बनाकर इन क्षेत्रों की जरूरतों के हिसाब से पंचायती राज के प्रावधानों को ढालकर उसके अकॉर्डिंग ये प्रावधान उन क्षेत्रों में लागू कर सकती है। ये विधि बनाकर, विधि द्वारा इन क्षेत्रों में पंचायती राज के प्रावधान लागू कर सकती है, लेकिन उनके अनुसार उन्हें ढालकर। ये ट्राइबल एरियाज हैं, इन ट्राइबल एरियाज में यदि पंचायतों को प्रावधान लागू करेंगे तो इसलिए किया गया, इन क्षेत्रों में इसलिए लागू नहीं किया गया पंचायती राज के सिस्टम को, क्योंकि देखिए उन ट्राइब्स की अपनी अपनी कल्चर है और वो अपने कल्चर के प्रति बहुत ही कंजर्वेटिव होते हैं, उनको बदलना नहीं चाहते वो। तो यदि वहां पे ये प्रावधान हमने जबरदस्ती लागू किए तो वो इन्हें अपने कल्चर में घुसपैठ समझेंगे और वो ठीक भी नहीं रहेगा। तो प्रावधान किया गया कि यदि उन लोगों के हिसाब से, उन लोगों की कल्चर के हिसाब से हम अपने पंचायती राज के प्रावधानों को ढाल के, हमें उन्हें अपनी तरह नहीं ढालना है बल्कि हमें उन्हें उनकी तरह ढलना है। और यदि उनमें ये जागरूकता पैदा करें, प्रशासन में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करें, तो संसद ऐसा कर सकती है। संसद को दिया गया ऐसा, ध्यान रखें। इसमें हम पढ़ेंगे आगे, इस बिंदु को यहीं पे एक बार ड्रॉप करता हूं, लेकिन ये आगे वापस लेके आऊंगा मैं बिंदु, ध्यान रखना। फिर हमारे यहाँ एक 83वां संविधान संशोधन किया गया और उसके द्वारा एक प्रावधान किया गया कि अरुणाचल प्रदेश में एससी के आरक्षण के संबंध में जो प्रावधान है पंचायतों के, एससी के आरक्षण संबंधी प्रावधान अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होंगे। एससी के आरक्षण संबंधी प्रावधान वो अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होंगे, ये प्रावधान भी किया गया। तो ध्यान रखें कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होगा, उसमें नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, ये खास तौर पे ध्यान रखना है। फिर देखिए पूर्व प्रचलित विधियों व संस्थाओं का बने रहना। पूर्व प्रचलित का मतलब क्या होता है, पहले आर्टिकल देख लें, 243 है। पूर्व प्रचलित का मतलब देखिए ये प्रावधान 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, भाग 9। अब इस तिथि से पहले हमारे यहाँ पे 1959 से ही पंचायती राज के प्रावधान तो लागू थे ही, अलग अलग राज्यों में अलग अलग थे, संवैधानिक दर्जा नहीं था, ये बात अलग है। तो कानून बहुत सारे बने, अलग अलग राज्यों ने बनाए। तो यदि किसी राज्य में पहले से पंचायत राज के प्रावधान लागू है, इसके बाद उसमें ये संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, तो संविधान में जो बातें लिखी गई, अब यदि पंचायती राज जो पहले से चला रहा है किसी राज्य में, उसके ऐसे प्रावधान जो भाग 9 में जो प्रावधान दिए गए हैं आर्टिकल 243 से लेकर 243 तक, यदि उनसे मैच करते हैं, उनसे संगत है, तो फिर वो पहले से चल रही विधियां और पहले से चल रही संस्थाएं वो बनी रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि पहले से चल रही कोई विधि, ऐसी विधि या ऐसी संस्था जो हमारे भाग 9 से मैच नहीं करती है, असंगत है, विरोधी है, ऐसी स्थिति में वो पूर्व प्रचलित विधियां और वो पूर्व प्रचलित संस्था जो विरोधी है, जो असंगत है, वो समाप्त हो जाएगी। कब से समाप्त होगी, ध्यान रखें, कहा गया कि पूर्व प्रचलित संस्थाएं और विधियां यदि भाग 9 से संगत हैं तो प्रचलन में बनी रहेंगी, और यदि वो असंगत हैं तो असंगत होने की स्थिति में ऐसी संस्थाएं और ऐसी विधियां इस संविधान भाग 9 के, ये जो भाग 9 है, इसके प्रभावी होने की इस स्थिरांक से 1 साल की अवधि तक तो प्रभावी रहेंगी। 1 साल की अवधि की समाप्ति पर वो स्वतः समाप्त हो जाएंगी। इस अवधि से 1 साल की अवधि तक तो वो बनी रहेंगी, ठीक है, उस 1 साल की अवधि के बाद स्वतः समाप्त हो जाएंगी। ये इस प्रावधान में आर्टिकल 243 में कहा गया है, ये ध्यान रखना है। फिर कहा गया है न्यायालय के हस्तक्षेप का निषेध। न्यायालय के हस्तक्षेप का निषेध, अनुच्छेद 243 अण।
कहा गया है कि पंचायतों में चुनाव से संबंधित, ध्यान रखना निर्वाचन का मामला है केवल, पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित जो भी विवाद हुआ उस विवाद को किसी भी न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता, न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता, न्यायालय का हस्तक्षेप होगा ही नहीं उसमें बिल्कुल, बल्कि ऐसे विवाद उस रीति और उस प्रक्रिया से उस अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होंगे, उस अधिकारी के समक्ष उन्हें उठाया जा सकता है उस प्रक्रिया से और उस रीति से जिसके संबंध में पंचायती राज के प्रावधान इस बारे में स्पष्टता करते हैं, जो विधानमंडल विधि बनाकर तय करेगा, उस अधिकारी के समक्ष ऐसे विवाद वो निपटान के लिए प्रस्तुत होंगे। तो किसी न्यायालय में नहीं जाएगा, बल्कि इसके लिए अलग चैनल बनाया गया है, वहां पे प्रावधान उनका निपटारा किया जाएगा। ठीक है, ये आर्टिकल 243 क से लेकर 243 अण तक, बल्कि 243 से लेकर 243 अण तक 16 आर्टिकल्स हैं। 243 में परिभाषा, क में ग्राम सभा, ख में 3 स्तर, ग में संरचना, घ में आरक्षण, अड़ में कार्यकाल, च में योग्यता, छ में शक्तियां, ज में वित्तीय शक्तियां करारोपण, झ में राज्य वित्त आयोग, य में लेखा संपरीक्षा, ट में राज्य चुनाव आयोग, ठ में राज्य संघ शासित क्षेत्रों में इसका लागू होना, ड में कुछ क्षेत्रों में इसका लागू न होना, ढ में पूर्व प्रचलित विधियों और संस्थाओं का बने रहना, और अण में न्यायालय के हस्तक्षेप का निषेध है। चलिए, संरचना हमने पढ़ा, उसमें एक बिंदु और देख लीजिए, राजस्थान से रिलेटेड मामला क्या है। राजस्थान में संरचना इसकी किस तरीके से क्या है। राजस्थान में 3 लेवल तो हमने यहाँ पे है ही। पहले तो देखें स्तर देख लीजिए, स्तर जहां तक बात है, ग्राम स्तर, पहले हम ये समझते हैं, देखिए ग्राम पंचायत, तीनों स्तर की बात कर लेते हैं। ग्राम पंचायत, अब समझिए आप, ग्राम पंचायत कौन से स्तर पे होगी, ग्राम स्तर पे होगी। पहली बात, सदस्य कितने होंगे, सदस्य संख्या कितनी होगी, गठन कैसे होगा, तो ये तो विधानमंडल तय करेगा। हमारे यहाँ गठन के लिए क्या कहा गया कि यदि किसी पंचायत की जनसंख्या, ग्राम पंचायत की जनसंख्या 3000 की जनसंख्या है, तो 3000 की जनसंख्या पर कितने सदस्य होंगे, कम से कम 9 सदस्य होंगे। कम से कम 3000 की जनसंख्या पर 9 सदस्य होंगे। लेकिन यदि जनसंख्या 3000 से ऊपर है तो प्रति 1000 या उसके किसी भाग पर 2 अतिरिक्त सदस्य होंगे। यदि जनसंख्या मान लीजिए 5000 है तो 3 पे 9, 4 पे 11, 5 पे 13, 6 पे 15 हो जाएगी। 2 संख्या वो प्रति 1000 के ऊपर बढ़ती चली जाएगी। ये सदस्य संख्या तय की गई। ठीक है, फिर कहा गया चलिए इसके सदस्य का नाम क्या होगा, उसका चुनाव कैसे होगा। तो सदस्य के लिए कहा गया पदनाम क्या होगा, तो कहा गया इसका पदनाम वार्ड पंच होगा। सीधी सी बात, आप जानते हैं। इसका चुनाव कैसे होगा भाई, तो चुनाव तो देखिए कोई भी सदस्य उसका प्रत्यक्ष होगा, वो हमने बात कर ही ली है, प्रत्यक्ष चुनाव होगा। अच्छा, ये अपना त्याग पत्र किसे देगा, तो त्याग पत्र राजस्थान विधानमंडल ने तय कर दिया कि ये अपना त्याग पत्र बीडीओ को देगा। बीडीओ का मतलब विकास अधिकारी है, खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी कह सकते हैं आप इसे। फिर कहा गया कि चलिए अध्यक्ष सदस्य की बात तो ठीक है, अध्यक्ष का पदनाम क्या होगा, तो अध्यक्ष का जो पदनाम होगा वो सरपंच होगा। अच्छा, सरपंच का चुनाव कैसे होगा, तो चुनाव के लिए तो कहा गया ना कि जैसा विधानमंडल तय करे, राजस्थान में प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है सरपंच का। हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। ये अपना त्याग पत्र किसे देगा, तो ये भी अपना त्याग पत्र बीडीओ को देगा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। फिर उपाध्यक्ष की बात कर लेते हैं। उपाध्यक्ष का पदनाम क्या होगा, तो इनका ये उप सरपंच जी होंगे।
चुनाव, चुनाव इसका अप्रत्यक्ष होगा, कहा गया है संविधान में। आप में से ऐसा हो सकता है कि कुछ सदस्य ऐसे क्लास ले रहे हों जो इन्हीं में से हो, या तो वार्ड पंच हो, या कोई सरपंच भी हो सकता है आप में से, या कोई उपसरपंच भी हो सकता है। तो आप ही की बात चल रही है यहाँ पे। अच्छा, ये त्याग पत्र किसे देगा? मान लीजिए आप में से कोई क्लास ले रहा है, वार्ड पंच या सरपंच या उपसरपंच, उसके दिमाग में ये बात है कि रीट की परीक्षा में पास कर लूं, तो रीट की परीक्षा पास कर लेंगे तो आपको पद छोड़ना पड़ेगा। पद छोड़ूंगा तो त्याग पत्र किसे दूंगा? तो आप में से यदि कोई वार्ड पंच है तो वो बीडीओ को देगा, सरपंच है तो भी बीडीओ को देगा, उपसरपंच है तो भी वो बीडीओ को ही देगा। बीडीओ तो आप जानते होंगे ना, खंड विकास अधिकारी। अच्छा, इसकी जो बैठक होगी वो बैठक कब कब होगी? तो वो प्रति 15 दिन से, मतलब 15 दिन में एक बार, माह में 2 बार हो गई। राजस्थान में 2 तारीख भी तय कर दी है, एक तो 5 और दूसरी 20 तारीख तय कर दी है राजस्थान विधानमंडल ने विधि बनाकर, एक प्रति महीने, माह की प्रति 5 तारीख को, एक प्रति माह 20 तारीख को। अच्छा, बैठक की गणपूर्ति कितनी होगी? अब गणपूर्ति में आप गड़बड़ करेंगे, आपके दिमाग में गणपूर्ति का मतलब ही 1/10 है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ 1/3 सदस्य है। पंचायतों में गणपूर्ति 1/3 है, ग्राम सभा में 1/10 है, क्योंकि इनकी संख्या ही कम है। ऐसा 1/3 क्यों रखा गया, 1/10 क्यों नहीं रखा गया? मान लीजिए किसी ग्राम पंचायत में 10 सदस्य हैं, मान लीजिए। अब 10 सदस्य हैं तो इसका मतलब 1/10 यदि रख लें तो 1 सदस्य होगा। इसका मतलब अकेला व्यक्ति भी जाके रात और कोई मीटिंग कर सकता है। गणपूर्ति का मतलब यही तो हुआ कि यदि इतनी संख्या नहीं हुई तो मीटिंग नहीं हो सकती। 10 सदस्य हैं, अकेला सरपंच रात को 2 बजे जाके कहे मैं तो मीटिंग कर रहा हूं, और वो मीटिंग कर ले, कोई भी निर्णय कर ले, तो ये ठीक नहीं है। चूंकि इसकी सदस्य संख्या कम है, इसलिए तय किया गया कि इसमें 1/3 सदस्य संख्या रखी जाए, ताकि कोई फैसला कोई अकेला या 2 व्यक्ति, 1 या 2 व्यक्ति मिलकर ऐसा निर्णय ना कर ले। चलिए फिर देखें, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्षता तो सरपंच करता ही है मीटिंग की, जो भी है। और इसमें प्रशासनिक अधिकारी कौन होगा? ग्राम पंचायत का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? वो होता है ग्राम सेवक। चलिए, ये है ग्राम पंचायत। पंचायत समिति का देख लेते हैं। पंचायत समिति में पहली बात तो क्षेत्र क्या है, स्तर क्या है? खंड स्तर है। ठीक है, सदस्य संख्या कितनी होगी? तो सदस्य संख्या के लिए तय कर दिया कि प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर न्यूनतम 1 लाख की जनसंख्या होगी, उस 1 लाख की जनसंख्या पर कम से कम 15 सदस्य होंगे, और 1 लाख से ऊपर की प्रति 15,000 की जनसंख्या पर 2 अतिरिक्त सदस्य चुन लिए जाएंगे। अतिरिक्त 15,000 की जनसंख्या पर 2 अतिरिक्त सदस्य। ठीक है, फिर कहा गया कि इसके सदस्य जो हैं वो सदस्य पदेन 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, निर्वाचित भी और पदेन सदस्य भी। तो निर्वाचित तो जो निर्वाचित हैं, जो ये हैं, और पदेन का मतलब जितने भी सरपंच हैं पंचायतों के, वो सभी सरपंच इसके पदेन सदस्य होंगे, राजस्थान की बात है। और विधानसभा और लोकसभा के ऐसे सदस्य जो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस पंचायत समिति के सदस्य होंगे। और राज्यसभा और विधान परिषद तो राजस्थान में है नहीं, तो राज्यसभा के ऐसे सदस्य जो उस पंचायत समिति के निवासी हैं, मतदाता हैं, वो उस पंचायत समिति के सदस्य होंगे। सदस्य का पदनाम क्या होगा? तो पदनाम तो पंचायत समिति सदस्य होगा। हम डायरेक्टर कहते हैं ना इसे। चुनाव कैसे होगा? तो चुनाव तो प्रत्यक्ष ही होगा। और ये अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो त्याग पत्र ये अपने अध्यक्ष को देगा। अध्यक्ष कौन होता है? प्रधान को देगा। अच्छा, अध्यक्ष की बात कर ले हम। अध्यक्ष का पदनाम क्या होगा? तो अध्यक्ष का पदनाम तो प्रधान है।
इसका चुनाव कैसे होगा? तो इसका चुनाव तो अप्रत्यक्ष होगा, संविधान कहता है। ये अपना त्याग पत्र किसे देगा? ये अपना त्याग पत्र देगा जिला प्रमुख को। उपाध्यक्ष का देख लेते हैं। उपाध्यक्ष की यदि हम बात करें तो उपाध्यक्ष का पदनाम क्या होगा? वो उप प्रधान। चुनाव कैसे होंगे? चुनाव तो इसके अप्रत्यक्ष होंगे। और ये अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो ये भी अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देगा, मतलब प्रधान को देगा। चलिए इसमें देखें इसकी बैठक, तो इसकी बैठक प्रतिमा होती है। फिर इसकी गणपूर्ति, इसकी गणपूर्ति भी 1/3 है, 1/3 सदस्य। फिर इसका प्रशासनिक अधिकारी कौन है? तो इसका प्रशासनिक अधिकारी है बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। फिर देखें जिला परिषद की बात करते हैं। अगर हम जिला परिषद की बात करें तो इसका स्तर क्या है? जिला स्तर है। देखें सदस्य संख्या, तो कहा गया 4 लाख की जनसंख्या पर कम से कम 17 सदस्य होंगे, और ऊपर की प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर 2 अतिरिक्त सदस्य होंगे। ठीक है। फिर देखें सदस्य कौन कौन होंगे, तो एक तो निर्वाचित सदस्य हैं, दूसरे पदेन सदस्य हैं। निर्वाचित तो यही, पदेन में जितने भी पंचायत समिति के सदस्य, अध्यक्ष मतलब प्रधान है उस जिले में, वो उसके सदस्य होंगे पदेन। इसके अलावा उस लोकसभा और विधानसभा के ऐसे सदस्य जो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं अंशतः या पूर्णतः, वो उसके पदेन सदस्य होंगे उस जिला परिषद के। और राज्यसभा के ऐसे सदस्य जो उस जिले के मतदाता हैं, मतदाता सूची में नाम है, उस जिला परिषद के सदस्य होंगे, पदेन सदस्य। फिर देखें सदस्य की बात करें, पदनाम क्या है? पदनाम इसका है जिला परिषद सदस्य। चुनाव कैसे होता है? ये प्रत्यक्ष होता है। त्यागपत्र किसे देता है? ये अपना त्यागपत्र जिला प्रमुख को देता है। अध्यक्ष देख लीजिए, पदनाम क्या है? जिला प्रमुख है। चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है। पंचायत समिति के सभी सदस्य, जिला परिषद के सदस्य आपस में अपने में से ही एक को अध्यक्ष बना देते हैं जिला प्रमुख के रूप में। ये अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो ये विशेष है, ये संभागीय आयुक्त को देता है। फिर देखें उपाध्यक्ष, पदनाम क्या है? ये उपजिला प्रमुख है। चुनाव ये अप्रत्यक्ष होता है। त्यागपत्र किसे देंगे? ये अपना त्यागपत्र जिला प्रमुख को देंगे। फिर देखें बैठक, प्रति 3 माह से। गणपूर्ति इसकी भी 1/3 है। और इसमें प्रशासनिक अधिकारी कौन है? इसमें प्रशासनिक अधिकारी है मुख्य कार्यकारी अधिकारी। मतलब सीईओ। ये आपके जिला परिषद है।
स्पष्ट है एकदम। 3 प्रकार की ये संरचनाएं, तीनों संरचनाओं में राजस्थान में किस तरीके से गठन होता है वो आपने देख लिया। मैं एक बार देख लेता हूं और आपके बचा क्या है, ताकि किसी प्रकार से कोई चीज आपके बाकी ना रहे। एक चीज मैं बताना भूल गया आपको, राजस्थान में पंचायती राज के अब तक के चुनाव क्या क्या हुए वो देखिए। जब हमने एक बिंदु पढ़ा था, मुझे वहां बताना चाहिए था ये, लेकिन मैं नहीं बता पाया, थोड़ा भूल गया। भूल चूक तो वैसे भी लेने देनी होती है ना। राजस्थान में अब तक चुनाव कितनी बार हुए हैं, तो देखिए ध्यान रखिए, राजस्थान में अब तक चुनाव कितनी बार हुए हैं मैं बता देता हूं आपको। 2 भागों में बांट लेते हैं, एक भाग 9 के जुड़ने से पहले, एक भाग 9 के बाद में। मतलब एक 1992 से पहले, एक 1992 के बाद। मतलब एक 73वें संविधान संशोधन से, 73वें संविधान संशोधन से एक तो पहले और दूसरा बाद में। ठीक है। पहले चुनाव हुए 1960 में, राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं। दूसरे हुए 1965 में। आपको लग रहा है तीसरे 1970 में हुए होंगे, ऐसा नहीं है। तीसरे हुए 1978 में, सीधे ही समय पे नहीं होते थे चुनाव, क्योंकि चुनाव एक तो था ही नहीं। चौथे 1981 में, पांचवें 1988 में। 5 बार चुनाव हुए 1973 से पहले, 73वें संविधान संशोधन से पहले। 73वें संविधान संशोधन के बाद पहले चुनाव 1995 में हुए, राजस्थान की बात है। दूसरे 2000 में, अब तो 5-5 साल से होने लगे ना फिर तो। तीसरे 2005 में हुए, चौथे 2010 में हुए, पांचवें 2015 में हुए, छठे 2020 में हो गए। इस तरीके से अब तक पंचायतों के राजस्थान में चुनाव टोटल हम बात करें तो 11 बार हुए। 5 बार 73वें संविधान संशोधन से पहले, 6 बार 73वें संविधान संशोधन के बाद। चलिए देखिए, एक भी बात मिली गई ना, हमने इन चीजों को देखा तब। और तो देखो क्या बचा है। ग्राम पंचायत हो गया, पंचायत समिति हो गया, जिला परिषद हो गया। अब एक पेशा एक्ट बचा है, चलिए वो तो मुझे याद था, उस चीज को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पेशा अधिनियम को समझ लीजिए आप एक। अब देख लीजिए पेशा एक्ट। पेशा एक्ट क्या है? पेशा एक्ट उसको समझिए आप। पेशा एक्ट का मतलब, इसका फुल फॉर्म हम समझेंगे, प्रोविजंस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। लंबा नाम है, याद करने में आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, वो हम लिख के समझ लेंगे, उसका अर्थ भी समझ लेंगे। पहले आप समझिए ये है क्या और इसको क्यों लागू किया गया। मैंने अभी एक बात की थी आपके साथ सामने, हमने चर्चा की थी एक बिंदु पे कि कुछ क्षेत्रों में ये प्रावधान लागू नहीं होंगे पंचायतों के। उनमें एक चौथा बिंदु था, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र। अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र, मैंने उस समय कहा था इस बात को मैं वापस लेके आऊंगा आगे, वो समय आ गया है। लीजिए हम उसी बात को शुरू करते हैं। उसमें एक प्रावधान कहा गया था कि ये यहां पे पंचायतों के प्रावधान लागू नहीं होंगे, लेकिन संसद विधि बनाकर ऐसे क्षेत्रों में उन क्षेत्रों की अनुकूल बना के, विधि बना के पंचायतों को उनके अनुकूल ढाल के वहां पे ऐसे प्रावधान लागू कर सकती है, संसद ऐसा कर सकती है। ऐसा कहा गया था आर्टिकल 243 डे में। क्या किया गया, भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई कि उन अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र, मतलब ऐसे ट्राइबल एरिया जो कि अनुसूचित हैं, जो कि सूचीबद्ध है, शेड्यूल्ड है, उन ट्राइबल एरियाज में पंचायतों के प्रावधान लागू करने की संभावनाएं कितनी है, क्या क्या संभावना है, और उनमें क्या क्या मॉडिफिकेशन करके, क्या क्या उनमें परिवर्तन करके कैसे उन्हें पंचायतों के प्रावधानों को वहां पे लागू किया जा सकता है। इसके लिए कमेटी बनाई गई 1994 में। समझना आप, 1994 में एक कमेटी बनती है और उस कमेटी में कितने सदस्य? 22 सदस्य। और उन 22 सदस्यों में अध्यक्षता जो इसकी दी गई, वो दी गई, इसकी अध्यक्षता दलीप सिंह भूरिया को।
दलीप सिंह भूरिया इसके अध्यक्ष। तो ये दलीप सिंह भूरिया समिति नाम से इसे जाना जाता है, अध्यक्ष के नाम से इसे दलीप सिंह भूरिया समिति कहा जाता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि दलीप सिंह भूरिया समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो पंचायती राज से, और पंचायती राज में भी जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज के प्रावधान। तो दलीप सिंह भूरिया समिति ने क्या किया कि इस समिति ने 1995 में अपनी रिपोर्ट दी, और इस रिपोर्ट के बेस पे फिर संसद ने 1996 में एक एक्ट पारित किया, उसी का नाम है पेसा अधिनियम, पेसा एक्ट, पेसा अधिनियम। अब ये पेसा अधिनियम क्या है, कैसे है, देखिए मैं लिख देता हूं इसका पूरा नाम, प्रोविजंस ऑफ पंचायत, प्रोविजंस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब विस्तार, एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, एरियाज, ये एक्ट 1996। तो देखिए पंचायत का पी लिया, एक्सटेंशन का ई लिया, शेड्यूल का एस लिया, और एरिया का एक्ट लिया, एरिया का ए लिया, तो पेसा, ये बना पेसा, और ये एक्ट 1996, इसको पेसा एक्ट कहते हैं। एक मेसा एक्ट भी आया था म्यूनिसिपल मतलब नगरीय स्वशासन में, उसकी बात हम आगे करेंगे, वो हालांकि वो पारित नहीं हो पाया। पंचायत में है वो पेसा है, म्यूनिसिपैलिटीज में है वो मेसा है, इसलिए पी ये पंचायत वाला है, प्रोविजन वाला नहीं है। तो इस तरीके से पेसा एक्ट आया। अब ये पेसा एक्ट कौन से क्षेत्रों के लिए था, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के लिए था। तो जिस वक्त ये आया, जिस वक्त 1996 में ये लागू हुआ, उस वक्त ये 8 राज्यों में था। 1996 में जब ये आया, उस समय ये कितने राज्यों में था, 8 राज्यों में था, लेकिन वर्तमान में 10 राज्यों में। कैसे बढ़ा, आप जानते हैं 8 राज्यों में 1996 में था, फिर 2000 में 3 राज्य बनते हैं। कौन कौन से 3 राज्य बनते हैं, एक राज्य तो बनता है, आप जानते हैं छत्तीसगढ़। अच्छा मैं पहले बता देता हूं 8 राज्यों में कौन कौन से में था, तब आप समझ पाएंगे। ये 8 राज्यों में एक तो था हिमाचल प्रदेश। अच्छा मैं इतना क्यों बता रहा हूं, वो कभी कभी पूछ लिया जाता है, आपको ऐसे आराम से याद रह जाएगा इसलिए बता रहा हूं। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 8 राज्यों में 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों में पेसा एक्ट लागू था। यह पेसा एक्ट इन 8 राज्यों में लागू था। ये 1996 की बात है। 2000 में 3 राज्य बनते हैं। एक तो देखिए यहां पे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के 2 टुकड़े हुए, एक तो एमपी खुद मध्य प्रदेश रहा, एक हो गया छत्तीसगढ़। तो जब छत्तीसगढ़ बना तो मध्य प्रदेश में तो लागू था ही था, ये छत्तीसगढ़ में भी लागू हो गया। तो राज्य एक और बढ़ा कि नहीं बढ़ा, राज्य एक और बढ़ गया। कितने राज्यों में लागू हो गया, छत्तीसगढ़ में और लागू हो गया। राज्य कितने हो गए, 9 हो गए। फिर बिहार में एक राज्य बना, वो बना झारखंड, झारखंड में भी लागू हो गया। अब ये मत समझ लेना 10 हो गए, 10 नहीं हुए। वजह क्या रही कि जो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र थे ना बिहार के, वो सारे के सारे झारखंड में चले गए। तो झारखंड में तो ये लागू हो गया, लेकिन ये बिहार में, ये बिहार से क्या हो गया, बिहार में पेसा एक्ट हट गया, क्योंकि वहां पे अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र बचा ही नहीं, कोई ट्राइबल एरिया बचा ही नहीं, वो सारे के सारे झारखंड में चले गए। तो बिहार में ये समाप्त हो गया। तो ये बिहार से हटके झारखंड में आ गया, तो संख्या 9 की 9 रही। फिर बाद में 2014 में आंध्र प्रदेश में एक राज्य और बना, तेलंगाना। तो जब तेलंगाना बना तो क्या हुआ,
तेलंगाना में भी लागू हो गया। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, वर्तमान में 10 राज्यों में लागू है। ये ध्यान रखें, शुरू में 8 में था। तो एकमात्र ऐसा राज्य जहां पैसा एक पहले लागू था लेकिन वर्तमान में नहीं है, वो बिहार था। ये ध्यान रखना है, ठीक है। इनको कैसे याद रखें, याद रखने की तकनीक में थोड़ी सी आपको बता देता हूं। तकनीक आप यूं समझिए कि भारत का नक्शा आप सभी को पता है, ऐसी तो मैं अपेक्षा कर ही सकता हूं आपसे कि आपको और कुछ याद हो ना हो, इतनी देशभक्ति तो आप में है ही कि नक्शा तो आपको पता होगा ही होगा। और नक्शे में कौन सा राज्य कहां पे है, इतना ज्ञान आप रखते ही होंगे। और अगर इतना भी ज्ञान आप नहीं रखते हैं तो फिर आपको ये याद करने की जरूरत भी नहीं है, फिर आप मस्त रहिए। ये भारत है, चलिए नहीं भी है तो मान लीजिए, क्योंकि इससे ज्यादा अच्छा मुझे बनाना आता भी नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है कोई। अब देखें, भारत में अगर आपको ये 10 राज्य याद करने हैं तो आप यूं कीजिए कि सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश ऊपर ही ऊपर, फिर राजस्थान आ जाइए, फिर गुजरात आ जाइए, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आ जाइए। लाइन में 4 याद रख लेंगे आप, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। फिर वापस ऊपर जाइए, मध्य प्रदेश, फिर नीचे आइए छत्तीसगढ़, फिर ऊपर जाइए यहाँ पे झारखंड, फिर नीचे आइए उड़ीसा, फिर नीचे आइए आंध्र प्रदेश, फिर नीचे आइए तेलंगाना। तो मतलब 4 राज्य इस लाइन में याद करने, 2 राज्य इस लाइन में याद करने, 4 राज्य इस लाइन में याद करने। पहला, अब देखिए मैं आपको बता देता हूं थोड़ा और विस्तार से। पहला यहाँ पे 4 राज्य याद करेंगे ना आप, तो पहला कौन सा याद करेंगे, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश याद कीजिए। दूसरा कौन सा याद कीजिए, राजस्थान। तीसरा कौन सा याद कीजिए, गुजरात। चौथा कौन सा याद कीजिए, महाराष्ट्र। पांचवा कौन सा याद कीजिए, मध्य प्रदेश। छठा कौन सा याद कीजिए, छत्तीसगढ़। सातवां कौन सा याद करना है, सातवां याद करना है आपको झारखंड। आठवां कौन सा याद करना है आपको, उड़ीसा। नौवां कौन सा याद करना है, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, कोई सा भी याद कर लीजिए। और 10वां तेलंगाना या आंध्र प्रदेश, कोई सा भी याद कर लीजिए। अब आपको याद रह जाएगा आराम से, 4 इस लाइन में, 2 इस लाइन में, 4 इस लाइन में। अब कोई समस्या नहीं, ठीक है। ये पंचायत राज से रिलेटेड प्रावधान थे, पंचायत राज से रिलेटेड पूरा टॉपिक था। थोड़ा समय आपको जरूर आज ज्यादा लगा है, बड़ा टॉपिक भी था। उम्मीद करता हूं कि आप बोर हुए भी होंगे, लेकिन हुए भी हैं तो कोई उपाय नहीं है। अगली क्लास संभवतः थोड़ी छोटी क्लास होगी, इतनी लंबी नहीं लेंगे, नगरीय स्वशासन को पूरा कर लेंगे उसमें। तो अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं, धन्यवाद।